पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि कोई पार्टिकल आके ग्राउंड से टकराए और टकरा के जब जंप करेगा तो वर्टिकल से कितने एंगल पर जंप करेगा उसका फॉर्मूला लिख रहे थे, है ना। और उसमें था कि अगर स्मूथ सरफेस है और टकरा के जंप करता है तो टकराने के जस्ट पहले वर्टिकल से जितने एंगल पे आया था, अगर वो थीटा है और टकराने के बाद वर्टिकल से अल्फा एंगल पे जंप कर रहा है तो tan अल्फा विल बी tan थीटा बाई ई, है ना। स्मूथ वाले केस में ये था। और फिर बात किए थे कि अगर जो सरफेस है जहां से वो टकरा रहा है वो रफ हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हो, तो ये फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज 1 by e टाइम्स tan थीटा माइनस म्यू इंटू 1 प्लस ई, है ना। ये फॉर्मूला था उस केस में अगर सरफेस रफ हो, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वर्टिकल से इतने एंगल पे जंप करेगा। ये हम लोग फॉर्मूला सीखे थे ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। देखिए जरा, मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और यहां पर एक पार्टिकल आके कोलाइड करता है। ये वर्टिकल है, नॉर्मल डायरेक्शन, एलओसी जिसको कहेंगे, और ये, है ना। यहां पे जो कोलिजन हो रहा है उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, क्वेश्चन में दिया है। ये एंगल 45 डिग्रीज है, ऐसा भी दिया है, ठीक है। चलिए, तो टकरा के जंप करता है, यहां से रीबाउंड करता है अल्फा एंगल, है ना। ई का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, ई का वैल्यू है 1/3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू इफ अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। अल्फा 45 डिग्रीज है तो म्यू का वैल्यू बताइए, है ना। तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। tan अल्फा मतलब tan 45 डिग्री 1 इज इक्वल टू 1 by e मतलब 3, e है 1/3, 1 by e हो गया 3 इंटू tan थीटा मतलब कि 1 माइनस म्यू टाइम्स 1 प्लस ई, 1 प्लस कितना 1/3, है ना। तो ये आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, कितना आया 1/3, ये 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1/3 ही कर लिया जाए, इसको इधर लेते जाते हैं। तो 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू टाइम्स, और ये कितना है 1 प्लस 1/3 4/3, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 4 म्यू बाई 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 इज 2/3, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आया 0.5, 1/2, 0.5। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और करते हैं, इसको हटा लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए इसी में एक और पार्ट किया जाए, लिखा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। अल्फा 0 डिग्रीज हो जाए, मतलब यहां टकराने के बाद इधर जंप करके जाए, यहाँ वर्टिकल से कितने एंगल पे, तो 0 डिग्री पे जाए, टकराने के बाद सीधा ऊपर जाए। इसके लिए म्यू का वैल्यू कितना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो tan अल्फा tan 0 हो गया इज इक्वल टू 1 by e टाइम्स tan थीटा इज 1 माइनस म्यू इंटू 1 प्लस 1/3, ठीक है। अच्छा, ये 0 होना चाहिए, मतलब ये चीज जो है ये 1 के बराबर होना चाहिए, तब ना 0 होगा। तो 1 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स 1 प्लस 1/3 इज 4/3, है ना। तो म्यू आएगा कितना 3/4, ठीक है नहीं।
चलिए म्यू आया 3/4, तो इस केस में टकराने के बाद सीधा ऊपर की तरफ जंप कर जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, पिछले वाले में म्यू कितना लाए थे हम लोग 1/2 है ना, इस बार आया 3/4। तो पिछली बार देखो क्या बोले थे हम, टकराने के बाद ऐसे जंप करें यहाँ से 45 डिग्री पे, तो म्यू का वैल्यू आया था 1/2। और जब हम चाह रहे हैं कि नहीं ये अल्फा और कम हो, एकदम 0 हो जाए, अल्फा और 0 हो जाए एकदम, तो उसके लिए म्यू का वैल्यू कितना आया 3/4 और ज्यादा नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन से ज्यादा आया म्यू का वैल्यू। वो तो ये है म्यू जितना ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा लग रहा होगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को उतना ज्यादा कम करेगा। बात सही नहीं? टकराने के बाद इसका वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा ऊपर की तरफ, वो तो ई डिसाइड करेगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई कितना है उससे डिसाइड होगा कि टकराने के बाद उसका वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा। अब ई तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इतना ही है, तो वर्टिकल वेलोसिटी टकराने के बाद कितना है वो फिक्स हो गया। हॉरिजॉन्टल कितना होगा वो फ्रिक्शन डिसाइड करेगा, है ना, फ्रिक्शन ही तो हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स है। तो इसका इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ था, तो फ्रिक्शन उसको घटा रहा है, घटा के कितना कर देगा, फ्रिक्शन अगर ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी ज्यादा घट जाएगी, है कि नहीं? तो इसीलिए देखो पिछले क्वेश्चन में जब हम चाहते थे कि ऐसे जाए, तो उस केस में म्यू का वैल्यू आया था 1/2। अब हम चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या कि एकदम नहीं ऐसे जाए, टकराने के बाद ऐसे जंप करे, मतलब ये अल्फा और कम हो, तो उसके लिए म्यू का वैल्यू और ज्यादा आया, क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को और कम करेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम होगा तो अब देखो फाइनल वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर कम होगा तो इसका रिजल्टेंट अगर ऐसे कर दें, हॉरिजॉन्टल वाले को छोटा कर दें, तो रिजल्टेंट और इधर की तरफ शिफ्ट हो गया ना, पहले ऐसा था, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल को छोटा करेंगे तो रिजल्टेंट भी इधर की तरफ शिफ्ट होगा ना, है ना। वेक्टर्स में सीखते थे ना कि रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले वेक्टर की तरफ शिफ्टेड रहता है, तो इसको अगर छोटा करेंगे तो ये और इसकी तरफ झुकेगा, है कि नहीं। तो यहां पर ये है कि म्यू का वैल्यू 3/4 तक ले आए हम बढ़ाते बढ़ाते, है ना। म्यू का वैल्यू जब 3/4 हो रहा होगा उस समय अल्फा 0 हो जाएगा। तो अगर कोई ये सोचे कि अगर इससे भी ज्यादा म्यू हुआ तब क्या होगा, म्यू का वैल्यू जो है 3/4 से भी ज्यादा ले लें अगर, तो क्या होगा। अब क्या और घटाते घटाते अब कहां जाएंगे। देखो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें हम टकराने के बाद क्या हो रहा होगा, जैसे टकराने के पहले का डायग्राम है, अगर एक बार हम बना के दिखाते हैं। टकराने के जस्ट पहले का ये डायग्राम है, अगर टकराने के जस्ट बाद ऐसा होता है, टकराने के जस्ट पहले इधर आ रहा था, इधर जा रहा था, टकराने के जस्ट बाद ये वाला ई टाइम्स होके ऊपर हो गया, कितना लिख दे ई टाइम्स, मान लो कुछ लेते हैं ना, मान लो ये V0 है, डेटा से V0 से फर्क नहीं पड़ता, मान लो V0 है, ये V0/√2 था, है ना, cos 45, तो इधर की तरफ कितना E टाइम्स V0/√2, सही बात है। हॉरिजॉन्टल वाले का क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल वाला पहले कितना था V0/√2, तो वो कुछ घटा होगा क्योंकि फ्रिक्शन है पीछे की तरफ, ये घटा होगा। तो ये जो क्वेश्चन था ना, हम चाहते इसमें अल्फा 0, ये जो रिजल्टेंट अल्फा बना रहा है, ये अल्फा 0 हो जाए, मतलब ये चीज 0 हो जाए, पूरा का पूरा रिजल्टेंट इधर आ जाए, ये चीज 0 हो जाए, है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी 0 हो गई जब म्यू का वैल्यू इतना लिए थे, तो फ्रिक्शन ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को, पीछे लग रहा था ना फ्रिक्शन फोर्स, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को खत्म ही कर दिया, ठीक है। लेकिन कोई कहे इससे भी ज्यादा अगर म्यू ले ले तब क्या होगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर थी पहले, इसको कम किया कम किया कम किया और ज्यादा है फ्रिक्शन, तो पीछे क्या उल्टा हो जाएगा, क्या ये फाइनली हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी पीछे की तरफ हो जाएगी, क्या ऐसे जाने लगेगा क्या टकराने के बाद। इससे भी ज्यादा अगर म्यू ले ले और ज्यादा फ्रिक्शन लगे पीछे की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी को घटाते घटाते घटाते, ये वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो थी ये वाली, इसको घटाते घटाते उल्टा कर दे, पीछे की तरफ कर दे, अगर इधर हो जाए रिजल्टेंट। तो क्या ऐसा होगा क्या। पिछले क्लास में बात हुई थी कि पॉइंट मास के केस में ऐसा नहीं होने वाला कभी, कि आप फेंके और टकरा के उल्टा आए, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन फॉर्मूले से तो आएगा, ये फॉर्मूले हम पुट करेंगे, म्यू का वैल्यू 3/4 से ज्यादा रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। हम एक बार लिख के बताते हैं, मान लो कुछ लेते हैं म्यू का वैल्यू 3/4 से बड़ा, कितना ले लें 7/8 ले लेते हैं, है ना। 3/4 का मतलब 6/8,
6/8 से बढ़ा लेना है तो कुछ 7/8 ले लेते हैं। 7/8 लोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। देखते हैं, अभी लिख के बताते हैं। देखो tan थीटा, ये चीज का वैल्यू 1/e टाइम्स tan थीटा इज 1 माइनस म्यू टाइम्स, मतलब 7/8 टाइम्स 1 + 1/3, ऐसा लिखा हुआ है। तो 1/e है कितना, ये तो 1/3 था ना e, तो 3 टाइम्स हो गया 1 माइनस 7/8 टाइम्स 4/3, ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, 6 हो गया, 6 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 3/6 माइनस 1/2 है ना। तो tan अल्फा का जो वैल्यू है नेगेटिव -1/2 आया। मतलब अच्छा, tan अल्फा नेगेटिव मतलब अल्फा नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव, अल्फा हम लोग किसको लिए थे, ये वाला एंगल, यहां से इधर की तरफ मेजर किए थे अल्फा। तो अल्फा नेगेटिव का क्या मतलब, पीछे की तरफ, ऐसा डायग्राम पीछे है ना। तो अब यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन जैसा दिख रहा होगा कि पिछले क्लास में तो बोले थे कि उल्टा तो आएगा नहीं, और बोले क्या थे, आप तो समझदार हो कि किसी पॉइंट मास को ऐसे थ्रो करिए तो क्या वो टकराने के बाद उल्टा आएगा, कभी तो सामने जाएगा। तो ये कैसे उल्टा आ गया फॉर्मूले से, नहीं, इसको समझा जाएगा, उल्टा नहीं आएगा एक्चुअली, ये गलत है। देखो क्या, इसको समझा जाए। हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जब E का वैल्यू इतना दिया है, इनिशियल एंगल 45 डिग्रीज दिया है, इस क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू 3/4 या उससे ज्यादा कितना भी हो, ये टकराने के बाद वर्टिकली ही जाएगा, मतलब अल्फा का वैल्यू 0 ही रहेगा। 3/4 पे तो 0 अल्फा आ रहा है ना, ये तो हम लोग सॉल्व किए कि म्यू का वैल्यू अगर 3/4 हो, अल्फा आएगा 0। हम कह रहे हैं 3/4 से बड़ा भी कुछ हो म्यू का वैल्यू, तो भी आंसर है 0, तो भी टकराने के बाद सीधा ही जाएगा, पीछे नहीं आएगा। उसके पीछे का फिजिक्स बताते हैं आपको, उसके पीछे का लॉजिक बताते हैं कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। देखो यहां पर ये जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे कल, ये ऐसे सोच के डिराइव किए थे कि भाई मान लिया कि कुछ dt टाइम का कोलिजन है, मतलब dt टाइम तक वो जो पार्टिकल है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहा। dt कहने में थोड़ा बहुत वो हो जाता है ना, इन्फिनाइटली स्मॉल बोल रहे हैं, इन्फिनाइटली नहीं लेकिन तब भी स्मॉल है ना, तो चलो लेट अस से डेल्टा टी बोलते हैं ताकि इमेजिन करने में थोड़ा आसान हो। dt तो इमेजिन भी नहीं होता, डेल्टा टी बोलते हैं। तो डेल्टा टी टाइम के लिए मान लेते हैं डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटे से समय के लिए वो पार्टिकल ग्राउंड के कांटेक्ट में रहा, है ना, कुछ डेल्टा टी टाइम के लिए कांटेक्ट में रहा। अब हम लोग बोले थे कि नॉर्मल फोर्स का इंपल्स NDT का वैल्यू निकाले थे। तो नॉर्मल फोर्स का इंपल्स जो होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम, NDT आ गया था कितना, वर्टिकल डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम, वो आया था कितना, V0 cos थीटा इंटू 1 + E। पिछले क्लास में किए थे ये चीज, है ना, इतना लाए थे। तो NDT का वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल इंपल्स है उसके लिए हम लोग लिखे थे FDT, या अब जब डेल्टा टी बोल रहे हैं इसको तो F डेल्टा टी, ये हॉरिजॉन्टल वाला इंपल्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वाला चेंज इन मोमेंटम लिखे थे। लेकिन यहां पर एक बात हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि पूरे डेल्टा टी टाइम तक, ये जो पूरा डेल्टा टी टाइम है उतनी देर तक ये F लगा, पूरे डेल्टा टी टाइम तक फ्रिक्शन फोर्स F लगा, है ना। म्यू इंटू नॉर्मल लिखे थे इसको बाद में चल के, फिर म्यू इंटू NDT को, फिर जो वैल्यू निकाले थे NDT की वहां पुट कर दिए थे, सॉल्व किए थे। लेकिन अगर इसको हम इज इक्वल टू चेंज इन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि हम ये मान रहे हैं कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पूरे डेल्टा टी टाइम तक लगा, और यही बात नहीं होती है कब, जब म्यू का वैल्यू इस केस में 3/4 से ज्यादा होगा, तो पूरे डेल्टा टी टाइम के लिए फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे, ये फॉर्मूला यूज करके जैसा यहाँ निकाले हैं, गलत हो गया। ये आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना, अल्फा का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता, 0 से कम नहीं होगा। तो ये गलत क्यों है, ये फॉर्मूला यूज करना गलत क्यों है, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम लोग पहले ही मान चुके थे कि हॉरिजॉन्टल इंपल्सेस F डेल्टा टी, मतलब पूरे डेल्टा टी टाइम के लिए F लगा है, जो कि इस केस में अगर म्यू का वैल्यू 3/4 से ज्यादा ले लेंगे अब, है ना। अच्छा 3/4 ही क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए 3/4 है, ऐसा नहीं कि जनरल बोल रहे हैं।
कभी भी किसी भी क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू 3/4 से ज्यादा होगा तो फिर पूरे डेल्टा टी टाइम के लिए फ्रिक्शन नहीं लगेगा। हम ऐसा नहीं कह रहे, इस क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग सॉल्व करके निकाले ना कि जीरो कब होगा अल्फा, जीरो कब होगा, ई का वैल्यू अगर इतना दिया है तो जीरो कब होगा, म्यू इज इक्वल टू 3/4 होगा तब। तो अगर 3/4 से ज्यादा होगा तो क्या होगा हम लोग सोच रहे हैं। तो उस केस में ये होगा कि पूरे डेल्टा टी टाइम तक फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा होगा, थोड़ा एक बार इमेजिन करते हैं इसको कि क्या चल रहा है ये सब। डेल्टा टी टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, बहुत छोटे से समय के लिए वो पार्टिकल ग्राउंड के कांटेक्ट में आया और फिर चला गया, बहुत छोटा सही, लेकिन हम लोग एक बार इमेजिन तो कर ही सकते हैं कि उस डेल्टा टी टाइम इंटरवल के अंदर जाके देखा जाए कि क्या चल रहा है, उस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो सोचा जाए। इमेजिन तो कर ही सकते हैं, और इमेजिन कर पाए इसीलिए डीटी नहीं बोल रहे हैं हम। पिछले क्लास में सिंप्लिसिटी के लिए डीटी बोल दिए थे हम, लेकिन डेल्टा टी बोल रहे हैं अब, ताकि वैसे भी देखा जाए, सही में देखा जाए तो डेल्टा टी ही तो है, डीटी थोड़ी है, क्योंकि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, 0.001 सेकंड उतने देर के लिए कांटेक्ट में रहेगा, या 0.01 सेकंड के लिए रहेगा। तो ये जो वैल्यू है 0.01 या 0.001, दैट इज नॉट डीटी। डीटी तो जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे भी छोटा है, तो लिखेंगे कैसे, है ना, डीटी नहीं होता, डेल्टा टी है, सिंप्लिसिटी के लिए डीटी बोल देते थे हम। चलो अच्छा, तो वापस आते हैं, इस डेल्टा टी टाइम के अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है ना। देखो क्या चल रहा होगा, पार्टिकल आया, ये सब हटाते हैं, थोड़ा डायग्राम बनाना है हमको। चलिए देखिए, पार्टिकल यहां पर आया और कोलिजन शुरू हुआ, डेल्टा टी टाइम तक कांटेक्ट में रहा और फिर चला गया, है ना। चलिए, तो जब से कोलिजन शुरू हुआ तो क्या होना शुरू हुआ भाई, नॉर्मल लगा होगा ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन लगा होगा इधर की तरफ। क्यों फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि ये आगे की तरफ इसके पास एक वेलोसिटी थी, जब ये आया था यहाँ, जब यहाँ पहुंचा था तो इसके पास सामने की तरफ एक वेलोसिटी थी, है ना। कितनी थी, मान लो v0 से आया है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो v0 साइन थीटा, पिछले क्लास में ऐसा बनाया था ना। इसके पास इनिशियली इधर v0 साइन थीटा वेलोसिटी थी, मतलब ये स्लिप कर रहा था, तो इसलिए फ्रिक्शन की जरूरत है, तो फ्रिक्शन लगना शुरू हुआ, ठीक बात है। अब अगर म्यू ज्यादा है, म्यू बड़ा है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये फ्रिक्शन क्या होगा, इस डेल्टा टी टाइम के अंदर ये फ्रिक्शन फोर्स इस पे पीछे की तरफ लग के इसका वेलोसिटी को कम कर रहा होगा, है कि नहीं। तो फ्रिक्शन अगर डेल्टा टी टाइम के लिए लगता है तो एफ डेल्टा टी इंपल्स होता है, जितना इंपल्स लगाया उतने से वेलोसिटी कम हुई। अगर फ्रिक्शन फोर्स बहुत बड़ा हुआ तो ये डेल्टा टी का टाइम इंटरवल बीतने से पहले ही ये वेलोसिटी को खत्म कर चुका होगा, नहीं। फ्रिक्शन अगर बहुत, म्यू अगर ज्यादा हुआ, तो म्यू अगर ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन बड़ा हो गया, तो ये बड़ा फोर्स पीछे लगाएंगे तो ये वेलोसिटी तेजी से घटेगी। ये वेलोसिटी अगर तेजी से घट रही है तो हो सकता है कि फ्रिक्शन इतना बड़ा हो जाए कि ये जो वेलोसिटी है घटते घटते जीरो पहुंच जाए, डेल्टा टी टाइम बीतने से पहले ही जीरो पहुंच जाए। डेल्टा टी भी तो एक टाइम इंटरवल ही है ना, और ये फ्रिक्शन इंपल्सिव है, बहुत बड़ा है, क्योंकि नॉर्मल इंपल्सिव था तो ये फ्रिक्शन इंपल्सिव था, ये बात हुई थी ना पिछले क्लास में। तो इंपल्सिव फोर्स है, म्यू भी अगर ज्यादा हो गया, जितना हम निकाले हैं, जितना जीरो होने के लिए म्यू चाहिए उससे ज्यादा, तो क्या होगा, ये वेलोसिटी डेल्टा टी टाइम इंटरवल अभी चल रहा है, सोचो उसके अंदर आप बैठे हो, डेल्टा टी टाइम इंटरवल धीरे धीरे बीत रहा है, स्लो मोशन में चल रहा है, मान लो, नहीं, ये मूवी चला रहे हैं स्लो मोशन में, अभी डेल्टा टी टाइम इंटरवल बीता नहीं है, और ये चीज जीरो हो जाए तो क्या होगा, अगर ये जीरो हो गया तो फ्रिक्शन लगना वहीं पर बंद हो जाएगा। क्यों फ्रिक्शन क्यों लग रहा था, क्योंकि ये स्लिप कर रहा था। स्लिपिंग अगर बंद हो गई, ग्राउंड तो रेस्ट पे है, ये वेलोसिटी भी जीरो हो जाए, तो जैसे ही ये वेलोसिटी जीरो हुई, ये फ्रिक्शन लगना तुरंत बंद हो जाएगा। तो मतलब पूरे डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए फ्रिक्शन लगा ही नहीं, पहले ही बंद हो गया। जैसे ही ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी जीरो हुई, फ्रिक्शन फोर्स लगना वहीं पर बंद हो जाएगा, है ना। तो ऐसा केस कभी नहीं आने वाला। ऐसा केस होने के लिए क्या होना पड़ेगा,
कि फ्रिक्शन, ये वाली वेलोसिटी जीरो हुई, अभी भी फ्रिक्शन लगता रहे ताकि ये वेलोसिटी फिर अब इधर की तरफ गेन करे, तब ना फाइनल वेलोसिटी इधर की तरफ गेन करेगा, तब ना फाइनल इधर जंप करेगा। ये ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो पहुंची ये स्लिपिंग बंद हो जाएगी। स्लिपिंग बंद होते ही फ्रिक्शन लगना भी बंद हो जाएगा। तो जब फ्रिक्शन उसके बाद लगा ही नहीं तो पीछे की तरफ वेलोसिटी मिलेगी कहां से, है ना। इसीलिए जब म्यू का वैल्यू बहुत ज्यादा भी हो तो भी जीरो से कम आंसर, नेगेटिव आंसर tan अल्फा का नहीं आने वाला। क्योंकि अगर अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा किसी क्वेश्चन को देख के कि भाई पूरे डेल्टा टी टाइम तक फ्रिक्शन लगा है कि नहीं, ये फॉर्मूला यूज करना है कि नहीं करना, कैसे पता चलेगा आपको? बड़ा आसान होता है, चुप मार के एकदम क्या करो, ये फॉर्मूला यूज कर लो, है ना। ये फॉर्मूला सबसे पहले यूज कर लीजिए। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका आंसर देख के समझ में आ जाएगा ना। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ गया तो समझ जाओ कि पूरे डेल्टा टी टाइम तक फ्रिक्शन नहीं लगा है। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ गया तो समझ जाओ कि वेलोसिटी जरूर हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी जीरो पहुंच चुकी होगी और बीच में ही फ्रिक्शन लगना बंद हो गया। इसका मतलब कि फाइनली इधर जंप करेगा, इसका मतलब कि अल्फा जीरो होगा। हो गया आंसर। अच्छा, नेगेटिव नहीं आया अगर ये आंसर, ये इसका सॉल्व करने पर tan अल्फा का वैल्यू नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया तो वही आंसर है ना। नेगेटिव आ गया तो जीरो आंसर है, नेगेटिव नहीं आया तो वही आंसर है। अल्फा निकालना है अगर, तो अगर पुट करने के बाद अल्फा का वैल्यू नेगेटिव आता है तो आप नेगेटिव आंसर नहीं देंगे, बोलेंगे कि आंसर है जीरो। और अगर पॉजिटिव आता है अल्फा का आंसर तो जो आंसर आया है वही आंसर है ना। चलिए, तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर, जो बताना जरूरी था तो वो बता दिया। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अच्छा, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब अलग तरह का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए जरा। मान लीजिए कि ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये स्मूथ है और हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है ना। ये हॉरिजॉन्टल टेबल है ऐसा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू द, ये वर्टिकल डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। चलिए, अब यहां पर तीन डिस्क हैं, आइडेंटिकल डिस्क, तीनों एक जैसी। तो यहां पर ये एक डिस्क हो गई, ये दूसरी डिस्क हो गई, छोटी हो गई, ये दो डिस्क हो गई जो ऐसे रखी कांटेक्ट में, और तीसरी डिस्क जो है वो सिमेट्रिकली, दोनों के एकदम ठीक बीच में सिमेट्रिकली आ रही है, सीधे चल रही है ना। mg नॉर्मल कैंसिल सबके लिए, तो उस सब का चिंता मत करिएगा। mg अंदर की तरफ, नॉर्मल बाहर की तरफ कैंसिल। हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्मूथ है। तो ये जैसे नहीं, जैसे वो होता है कैरम, ये दो गोटियां रखी, ये स्ट्राइकर है, ऐसे जा रहा है, हिट करेगा, दो डिस्क हो गया, ये तीसरा डिस्क ऐसे आ रहा है, तीनों का मास सेम है। और जब यहां आके सिमेट्रिकली टकराएगा, जब यहां पहुंचेगा तो दोनों से टकराएगा ना, सिमेट्रिकली टकराएगा। तो क्वेश्चन में कहा है कि टकराने के बाद ये वाली जो डिस्क है ये रुक जाती है, ए नाम रख दे रहे इसका, डिस्क ए, इसका नाम डिस्क बी, इसका नाम डिस्क सी। तो टकराने के बाद डिस्क ए रेस्ट पे आ जाती। क्वेश्चन लिखा जाए, द थ्री डिस्क्स आर ऑफ इक्वल मास, सबका मास इक्वल है, फुल स्टॉप। और लिखिए, आफ्टर कोलिजन डिस्क ए कम्स टू रेस्ट, फुल स्टॉप। कोलिजन के बाद ये रेस्ट पे आ जाता है। आपको क्या क्या बताना है क्वेश्चन में? पहला पार्ट लिखिए, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ डिस्क बी एंड सी आफ्टर कोलिजन। और दूसरा पार्ट, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द कोलिजन, है ना। तो दो बॉडीज के कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। तो अब जैसे ये डिस्क तो आके दोनों के साथ कोलाइड कर रहा है एक साथ, तो नहीं, इसका कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, और इसका कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा। तो ये बातें करनी होगी।
चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो पूछा गया कि कोलिजन के बाद इनका वेलोसिटी कितना कितना हो जाएगा, है ना। तो हम कोलिजन के जस्ट पहले और जस्ट बाद इस तरह के दो डायग्राम्स बनाते आए हैं अभी तक, वही करने जा रहे हैं फिर से। इसको हटाते हैं, पहले कोलिजन के जस्ट पहले का डायग्राम बना रहे हैं। कोलिजन के जस्ट पहले ये इधर आ रहा था, कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं इसका v0 से। अच्छा v0 भी चाहिए, ये कितने वेलोसिटी से आ रहा था क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। क्वेश्चन में ड्रॉ कर लो, डायग्राम बनाया जाए क्वेश्चन का, तो उसमें ड्रॉ कर लो कि ये v0 से आ रहा था। v0 गिवन रहेगा तभी आंसर आएगा। ये v0 से आ रहा था, टकराया, टकराने के बाद रुक गया। तो कोलिजन के जस्ट पहले का डायग्राम ये है, जस्ट बाद का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। कोलिजन के जस्ट बाद में ये रेस्ट पे आ गया और ये दोनों बाकी दोनों मूव करने लगे। कोलिजन के बाद जस्ट बाद ये रेस्ट पे आ गया और ये टकराने के बाद चलने लगेंगे। तो किधर जाएंगे? जिधर की तरफ। अच्छा ये अगर सिर्फ बी को सोचें, बी रेस्ट पे था, ए आके उसको मारा, तो जिधर की तरफ ए ने बी को के ऊपर इंपल्स लगाया है, बी उधर ही की तरफ जाएगा। ए जो है वो बी के ऊपर इंपल्स किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा? नॉर्मल फोर्स जिधर लगाएगा उधर ही इंपल्स है ना। नॉर्मल फोर्स का ये है डायरेक्शन, इधर ही की तरफ इंपल्स लगाया होगा बी पर ए ने, तो बी जो है वो इधर ही भागेगा टकराने के बाद। उसी तरह से ए ने सी पर इस डायरेक्शन में इंपल्स लगाया होगा, तो सी इधर भागेगा, है कि नहीं। और अगर तीनों आइडेंटिकल डिस्क हैं तो सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, है ना। और ये यहां से इधर का एंगल ये, और यहां से इधर ये नॉर्मल का डायरेक्शन, ये नॉर्मल, ये एंगल और ये एंगल ऊपर नीचे वाला एंगल दोनों बराबर बराबर कह सकते हैं ना ऐसे। मतलब कि यहां पर बनाए एक बार, है ना। तो यहां से एक पैरेलल लाइन बना दे रहे हैं, ये चीज। तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना ही होगा ना, ये वाला। दूसरे से ये एंगल जितना होगा ये वाला एंगल उतना ही होगा। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और कितना है ये भी बता सकते हैं। तीनों आइडेंटिकल डिस्क है, तो ये भी 2r, ये भी 2r, ये भी 2r। ये आइसोसेलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, और ये बराबर बराबर दो हिस्से में बटा है, जो 30 डिग्री और 30 डिग्री, है ना। सिमेट्री से ये सब ड्रॉ कर रहे हैं। अभी कोई मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह नहीं यूज किया, अभी वो सिमेट्री यूज कर रहे हैं। सिमेट्री से इतना हो गया। इसका वेलोसिटी टकराने के बाद अननोन मानना है, तो कुछ v1 मान लेते हैं। अच्छा इसका v1 माने हैं, तो इसका टकराने के बाद वाला वेलोसिटी जो है वो v2 नहीं मानेंगे, इसको भी v1 ही मानेंगे, है ना। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, फिर से सिमेट्री, नहीं तो फिर एक स्टेप बढ़ेगा बिना मतलब, कोई यूज नहीं। अगर इसको v2 मानते, इसको v1 मानते, तो फिर एक स्टेप और आगे लिखना पड़ता कि भाई वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम इनिशियली 0 था सिस्टम का, तो अभी भी 0 होना चाहिए। तो इसका मास इंटू v1 sin 60 शुड बी इसका मास इंटू v2 sin 60, तो बराबर करते तो v1 इक्वल टू v2 आ ही जाता। नहीं, इतना लंबा नहीं करेंगे, सीधा इसको v1 मानेंगे सिमेट्री से, है ना। एक जैसा इंपल्स इसने मारा होगा इस पर भी, तो ये जितना वेलोसिटी गेन किया ये भी वेलोसिटी उतना ही गेन किया होगा, दोनों का मास भी बराबर है। तो ये v1 तो v1 मान लिया। अभी तो बस अननोन माने। अब इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, यही v1 पता करना था हमको। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस सिस्टम का, तीनों को सिस्टम में ले रहे हैं। अच्छा एक बात सोचो, इसने इसके ऊपर इंपल्सिव फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर भी लगाया, वापस से इसने इस पर, सबने इंपल्स एक दूसरे पर लगाया, लेकिन बाहर से इस सिस्टम पर कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है, तो इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इधर की तरफ सभी हॉरिजॉन्टल एक है, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम बाद में कितना हो गया, तो इसका मास मान ले रहे हैं m है, m v1 cos 30 और इसका m v1 cos 30, दोनों मिला के 2 टाइम्स
एम वी वन कॉस 30, ये बाद का हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम हो गया। और इसका ये पहले का कितना था, ये दोनों तो रेस्ट पे थे, बस यही चल रहा था, तो एम इंटू वी नॉट, एम इंटू वी नॉट बस हो गया। यहां से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी वन आ गया कितना, √3 से डिवाइड हो जाएगा वी नॉट बाई √3, ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो ये आ गया V1। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट में पूछा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सेपरेशन अपॉन अप्रोच का रेशियो, है ना। तो चलिए मान लीजिए A और B का सेपरेशन और अप्रोच का रेशियो देखा जाए, तो सेपरेशन कितने से हो रहा है, ये रुका हुआ है और ये भाग रहा है V1 से इसी LOC के अलॉन्ग, तो सेपरेशन का वेलोसिटी हो गया E, लिख रहे हैं E इक्वल टू सेपरेशन का वेलोसिटी तो V1 ही है, V1 अपॉन अप्रोच का वेलोसिटी। तो ये V0 था, तो LOC तो यही है ना, LOC की तरफ कितने से आ रहा है, V0 cos 30 मतलब V0 √3/2, V0 √3/2, दिस इज इक्वल टू कितना, V1 की जगह इतना पुट कर दें तो V0/√3 हो गया अपॉन V0 √3/2, ये कितना बाई 3, V0 कैंसिल 2/3, 2/3 आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन किए हम लोग, और करते हैं। देखिए, ये एक डिस्क है और ये दूसरी एक डिस्क है, ये इधर आ रहा था V0 से और इससे जाके टकराता है, ये LOC है ना, नॉर्मल की तरफ ही तो LOC होता है ना। तो ये V0 से आ रहा था, ये एंगल है 60 डिग्री और इससे आके टकराया, और दोनों आइडेंटिकल डिस्क ले ले रहे हैं मतलब मास सेम है, रेडियस सेम है, आइडेंटिकल डिस्क है दोनों। तो टकराने के बाद अच्छा E का वैल्यू भी दे देते हैं कुछ, मान लो E का वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, ऐसा लिख दीजिए। इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच डिस्क आफ्टर कोलिजन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है सब कुछ, हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये ऐसे है, ग्रेविटी अंदर है, mg नॉर्मल कैंसिल, वो सबका चक्कर नहीं। चलो, इसके लिए टकराने के बाद दोनों डिस्क का वेलोसिटी कितना है वो पता करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, ऐसा दिया है। तो देखिए कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। हम टकराने के जस्ट पहले और जस्ट बाद का दो डायग्राम बनाना चाहते हैं। ये जस्ट पहले का डायग्राम बना है, जस्ट बाद का इसके नीचे बना देते हैं। चलिए, ये और ये दूसरा टकराने के जस्ट बाद, है ना। हमेशा LOC की तरफ पहले इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ के रख लेना चाहिए। तो ये V0 था, तो इधर की तरफ आएगा V0 cos 60 मतलब V0/2। तो इस V0 को हम इसके कंपोनेंट्स में पहले सोल्यूशन कर रहे हैं, अब सॉल्व कर रहे हैं हम। तो इधर की तरफ हो गया V0/2 और इधर की तरफ हो गया V0 √3/2 sin 60, है ना। चलिए, तो जब ये आगे टकराया होगा तो इसने इसके ऊपर इधर की तरफ इंपल्स लगाया, इसने इसके ऊपर इधर की तरफ इंपल्स लगाया। इस डायरेक्शन में कोई इंपल्स किसी पर नहीं है, इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं होगी। ये हो गया V0 √3/2, उतना ही लिखती है। हाँ, ये वाली वेलोसिटी जरूर चेंज हो गई होगी। तो कुछ टकराने के बाद इसका वेलोसिटी इधर की तरफ V1 मान लिए, इसका वेलोसिटी V2 मान लिए, अननोन मान लिए। इसका जरूर घट गया होगा, ये आगे टकराए, इसने इसके ऊपर ऐसे इंपल्स मारा तो इसका वेलोसिटी ये वाला कम हो गया होगा।
चलिए इतना हो गया। अब इक्वेशन हम दो अननोन मान चुके, देखो एक दो इक्वेशन चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले तो ई का इक्वेशन लिखना चाहिए। दिया है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई, तो ई इज इक्वल टू सेपरेशन का अपॉन अप्रोच का, मतलब ये रेशियो करना है। तो सेपरेशन का वेलोसिटी तो कोलिजन के बाद ये वाला, और एलओसी की तरफ सेपरेशन और अप्रोच की वेलोसिटी लिखी जाती है। ये भाग रहा है, ये दौड़ा रहा है, v2 माइनस v1 सेपरेशन हो गया, अपॉन अप्रोच v0/2 से हो रहा था। ये एक इक्वेशन हो गई, मतलब v2 माइनस v1 इज e v0/2, ये इक्वेशन 1 हो। दूसरा मोमेंटम, तो ये दोनों का सिस्टम में ले लें तो बाहर से कोई फोर्स नहीं है, मोमेंटम कंजर्व, हर डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व। तो हम इस डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्वेशन लिख दे रहे हैं, तो एलओसी के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एलओसी, है ना, लिखने जा रहे हैं। तो इसका कितना mv2, m मान ले रहे मास है, दोनों का सेम होगा, आइडेंटिकल बोला था, mv2 और प्लस mv1, मोमेंटम हो गया इतना, इज इक्वल टू पहले मोमेंटम कितना था mv0/2, एलओसी के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन लिख रहे हैं ना, याद आ रहा है ना, पहले एक बार ऐसे किए, तो ये m हटा लिए सब में से, ये हो गया इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके v1 और v2 पता कर सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो कितना आया, ये कट जाएगा, 2v2 इज इक्वल टू ये चीज, 2v2 इज इक्वल टू कितना, v0/2 1 प्लस c, यहां से v2 आ गया v0/4 1 प्लस c, है ना, और v1 कितना आया, v1 इज यहां से लिख दें, v1 इज हाउ मच, v0/2 माइनस v2, v0/2 माइनस v0/4 इंटू 1 प्लस e, ऐसा कुछ। तो कितना आया, दिस इज इक्वल टू 2 v0/4 कर ले इसको, v0/4 कॉमन हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस e, है ना, v0/4 इंटू 1 माइनस e। चलिए, अच्छा, तो पॉइंट ये देखो कि ये आंसर हमने लिखा जरूर है, लेकिन दूसरे वाले, इस वाले डिस्क का आंसर v2 माने थे ना, तो v2 तो ये आंसर हो गया, दूसरे वाले डिस्क का वेलोसिटी, लेकिन पीछे वाला जो डिस्क है इसका वेलोसिटी v1 मत लिख देना इतना सॉल्व करने के बाद। इतना मेहनत किए और आंसर लिख दोगे v1 तो गलत हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। हम क्या कह रहे हैं, v1 इसका नेट वेलोसिटी नहीं है ना, मान लो इसका वेलोसिटी पूछे तो v1 थोड़ी आंसर देंगे। इस वाले डिस्क का वेलोसिटी अब कितना है, v1 और इसका रिजल्टेंट v0√3/2 और v1 का रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ दिस का नेट, है ना। तो ये वाली बात थोड़ा ध्यान रखना होगा इसमें। ऐसे किया जाता है इस तरह का क्वेश्चन, है ना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको तो एलओसी की तरफ और इधर पहले कंपोनेंट तोड़ लेना चाहिए वेलोसिटी का, और फिर सॉल्व करना चाहिए जैसे बताए इस तरह से। चलिए, अच्छा, तो ये हो गया, और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें ही अगर E का वैल्यू 1 होता, मतलब इलास्टिक कोलिजन होता, तो जैसे पहले बताते थे कि एलओसी की तरफ वाली वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। इलास्टिक कोलिजन होता तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। देखो कैसे, ये पहले था तो टकराने के जस्ट बाद, टकराने के जस्ट पहले का ये था ना, टकराने के जस्ट बाद का बना रहे हैं। इधर वाली जो वेलोसिटी है वो उतना ही बना दिए, v0√3/2, और इधर वाली वेलोसिटी को इंटरचेंज कर दिए। बराबर मास भी है, और इलास्टिक कोलिजन अगर बोला होता तो हम एलओसी की तरफ वाली वेलोसिटी को इंटरचेंज कर देते। तो ये v0/2 है तो इसको मिल जाएगा v0/2, और इसका तो इधर की तरफ वेलोसिटी 0, क्योंकि इसका 0 था ना, इसका 0। यही आंसर हो जाता दोनों का वेलोसिटी, डायरेक्ट आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं करते। अच्छा देखो, कैलकुलेशन में भी यही आना चाहिए ना। देखो इसका वेलोसिटी v2 का वैल्यू v0/2 आना चाहिए। देखो ये लिखा है v2, अगर e का वैल्यू 1 हो तो 1 + 1 2 हो गया, 2/4 1/2 v0/2 आ गया ना इतना। तो इतना सॉल्व क्यों करके लाएंगे v0/2, सीधा सीधा आंसर लिखेंगे, ये वाली वेलोसिटी इसको दे देंगे,
एलओसी की तरफ वाली, और इसका 0 भी होना चाहिए। देखो एलओसी की तरफ वाला वेलोसिटी मतलब v1 आना चाहिए 0। देखो इसमें 0 है कि नहीं? हाँ, e का वैल्यू 1 रखो तो 1 - 1 0 है कि नहीं? चलिए तो ये बात हो गई। आगे नेक्स्ट, देखिए एक स्पेशल तरह का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी सीख लिया जाए। देखो क्या कह रहे हैं, ये मान लो कि एक पैन है और वेइंग पैन है, इसमें बकायदा सब स्केल वगैरह सब लगा है ना? ये एक वेइंग पैन है, इसके ऊपर कुछ रखेंगे तो वे करके बताएगा, वेट बताएगा, है कि नहीं? और आप लोग जानते हो कोई चीज फ्लैट वेइंग मशीन है अगर, तो कैसे मेजर करता है? कितना नॉर्मल लग रहा है अपॉन जी, यही तो मेजर करता है ना। चलिए इसके ऊपर कुछ रखेंगे तो बताएगा, रीडिंग बताएगा कुछ। अब देखो सिस्टम में ये कह रहा है कि ऊपर से इसके ऊपर कुछ पेबल, समझते हैं पेबल, छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े हैं, पेबल्स कहते हैं, या ऐसे कहें स्मॉल बॉल्स हैं, है ना? कुछ बॉल बेरिंग वाली जो होती है बॉल, मेटल बॉल्स, स्मॉल बॉल्स हैं जो कि गिरा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ फनल टाइप का कुछ ले लेते हैं, थोड़ा सा इमेजिन हो, इसके लिए हम बस ये कर रहे हैं और कुछ नहीं। इस फनल से कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा सा इमेजिन हो पाए। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बॉल्स हैं जो कि इस फनल में से होके आके इस पे गिर रही है, ठीक है ना? चलिए तो इसमें पूछता है, क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है कि ये जो रीडिंग बताएगा वो रीडिंग कितना होगा। अच्छा, क्या क्या डेटा दिया है, पहले इसका पूरा कहानी बताते हैं, किन किन चीजों के टर्म्स में आपको अपना आंसर देना है। डेटा में दिया है कि n नंबर ऑफ पेबल्स पर यूनिट टाइम इस प्लेट पर गिर रहे हैं, है ना? क्या क्या दिया लिख दीजिए एक बार, क्वेश्चन का हिस्सा है ये सब। क्वेश्चन में ये डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद क्या क्या चीजें आपको लिखनी है। n क्या है, n के आगे लिखिए द नंबर ऑफ पेबल्स हिटिंग द पैन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? पर सेकेंड, है ना? ये हो गया नंबर ऑफ पेबल्स, कितने पेबल्स या बॉल्स जो भी कहना चाहें, कितने बॉल्स हिट कर रहे हैं पैन पे आके पर सेकेंड। जैसे 1 सेकेंड में 10 है या 50 है, वो चीज यहां लिखा रहेगा n। फिर उसके बाद v क्या है, कितने स्पीड से पेबल्स आके पैन को हिट कर रहे हैं, लिखा जाए v है स्पीड विथ विच पेबल्स आर हिटिंग द पैन, पैन को कितने स्पीड से हिट कर रहे हैं, ये v है। और भी कुछ बातें क्वेश्चन में लिखा है, एक और बात लिखा जाए द फर्स्ट पेबल हिट्स द पैन एट t = 0, लिखिए इसको, है ना? पहला पेबल t = 0 पे हिट करता है, मतलब कि पहला पेबल जब हिट किया था उसी समय से ऑब्जर्वेशन शुरू किए। और एक बात लिखिए कि एवरी पेबल कम्स टू रेस्ट आफ्टर हिटिंग द पैन। ये कहना इसलिए जरूरी, हम क्या कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पेबल या कोई बॉल जो आ रही है वो हिट करके जंप भी करे, जंप वंप नहीं करना है, टकरा के रुक जाना। इन इलास्टिक कोलिजन होता है ना, जिसमें सेपरेशन नहीं होता है, सेपरेशन का वेलोसिटी 0, आया रुक गया। एवरी पेबल हिट्स द पैन एट t = 0 हुआ था, और क्या लिखा आपने, सॉरी क्या बोले, फर्स्ट पेबल हिट्स द पैन एट t = 0, एंड दूसरी बात क्या लिखे आप, एवरी पेबल आफ्टर कोलिजन कम्स टू रेस्ट, है ना? कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। चलिए ये हो गया। और एक बात और लिखिए, m क्या है लिखिए, मास ऑफ ईच पेबल, या अगर आप बॉल लिख रहे हैं तो बॉल, मास ऑफ ईच पेबल इज m, ये वाला है। चलिए इतना डेटा दिया हुआ है, और क्वेश्चन अब लिख रहे हैं हम लोग, नीचे क्वेश्चन लिखिए, फाइंड रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन एट टाइम t,
है ना। t इक्वल टू 0 से ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ जब पहला पेबल हिट किया था, और t टाइम तक पेबल गिरे हैं, तो जैसे t टाइम हो रहा होगा उस समय का रीडिंग। अच्छा, पेबल्स बहुत सारे हैं, ये नहीं कि t टाइम के बाद खत्म हो गए, पेबल्स तो गिरते ही जा रहे हैं, है ना। अब बीच में कोई टाइम t लिए, उस समय इसका रीडिंग कितना होगा ये बताना है। चलिए, तो कैसे करते हैं, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन, तो इसको सीखिए कि कैसे किया जाता है। देखो, अच्छा, सबसे पहले जो बात मन में आती है कि ये तो बड़ा आसान है, कितने पेबल्स पर सेकेंड गिर रहे हैं वो दिया है, तो टी टाइम में कितने पेबल्स आ जाएंगे पता चल गया। नहीं, एक सेकेंड में n पेबल्स गिर रहे हैं, तो टी टाइम में कितने पेबल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ पेबल्स जो पैन पर आ चुके होंगे वो इतना होगा, n इंटू टी टाइम में। फिर कोई कहे कि इतने पेबल्स का मास कितना होगा, एक पेबल का मास है m, तो इतने पेबल्स का मास इंटू m, ये हो गया मास कि कौन सा मास जो पैन पर आ चुका है, ठीक है ना। तो इतने पेबल पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा जो पैन पर, यहां ये सब जो आ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, इनका मास है ये चीज। तो इन पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा इंटू जी, है ना, mg, फिर मास इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो नॉर्मल फोर्स इतना लग रहा होगा इनके ऊपर, तो वही नॉर्मल ये रीड करेगा और n बाई जी आंसर देगा। ये है अपॉन जी करेंगे तो ये हट जाएगा, बस इतना आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, रीडिंग क्या हो गया, ये हो गया NTM, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। देखो, यहां तक सब ठीक है, लेकिन बात यह है कि सिर्फ यही चीज का रीडिंग नहीं है, एक और चीज का रीडिंग है। सिर्फ जो पेबल्स आके पैन पर बैठे हुए हैं, जो आ चुके हैं ऑलरेडी, उनका वेट है ना ये, तो सिर्फ उनका वेट ही रीडिंग नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, रीडिंग में एक और चीज कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब एक और वजह से रीडिंग आ रही है। सिर्फ जो आ चुके हैं पेबल, उनके वेट से ही रीडिंग नहीं आ रही है, और भी एक चीज है जिसकी वजह से रीडिंग आ रही है। देखो क्या, मान लो यही जो पैन है ये सब हटा दें, कोई पेबल नहीं गिरा रहे, कुछ नहीं है, बस इसको खाली इसको बॉक्स रखें, यही पैन है बस। एक बार सोचो, उस पैन पर कुछ भी रखा ना जाए, लेकिन आप उसको ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली हिट करते रहिए। तो अगर उसको हिट करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो क्या नीडल आगे नहीं बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी ना। ऐसे ऐसे बस हिट करते रहिए, जल्दी जल्दी हिट करें। अगर धीरे धीरे करोगे हिट, एक बार किए फिर एक बार किए फिर एक, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करें स्लो मोशन, तो क्या होगा, ये नीडल आगे जाके वापस, आगे जाके वापस, आगे जाके वापस ऐसे होगी। लेकिन अगर बहुत तेजी से करो, एक बार सोचो, खुद से एक बार इमेजिन करो, बहुत तेजी से जल्दी जल्दी मारा जाए, तो क्या होगा, ये नीडल आगे कहीं जाके रुकेगी, है कि नहीं। पॉइंट ये है कि ये पेबल्स के हिट करने की वजह से भी तो कुछ रीडिंग है, कुछ नीडल आगे बढ़ रही है। जो पेबल्स पैन पर आ चुके हैं, उनके वेट से दबने की वजह से नीडल आगे बढ़ी है, सही बात है, लेकिन जो हिट कर रहे हैं लगातार, उनकी वजह से भी तो कुछ आगे बढ़ा होगा। तो टोटल रीडिंग क्या आएगा टी टाइम पर, टी टाइम पर जो आ चुका है वेट, उसका तो उसकी वजह से रीडिंग इतना होना चाहिए, सही बात है। लेकिन जो अभी जो कंटिन्यूअसली हिटिंग हो रही है, उसकी वजह से जो रीडिंग है वो कितनी है, वो भी तो जोड़ा जाए इसमें, तब ना सही रीडिंग आएगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, यही इसमें बस लॉजिक है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस इतनी सी बात है। सिर्फ जो पेबल्स आके पैन पर रखे जा चुके हैं, उनका वेट की वजह से रीडिंग इतना होना चाहिए, ये तो लिखा ही है। और उसके बाद जो कंटिन्यूअसली आप इंपल्स लगा रहे हैं, पेबल्स जो आके हिट कर रहे हैं, हिट टकरा भी तो रहे हैं ना, पेबल्स टकरा के रुक रहे हैं, ऐसा बोला है। ये जो पेबल्स टकरा रहे हैं लगातार, उनकी वजह से जो नीडल आगे बढ़ी होगी, वो भी इसमें जोड़ दिया जाए तो टोटल रीडिंग आ जाएगी। तो पेबल्स के कंटिन्यूअसली हिट करने की वजह से कितना इंपल्स लग रहा होगा, तो इंपल्स इज चेंजिंग मोमेंटम, या सीधा फोर्स की बात करें, उसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा नीचे, तो दैट फोर्स विल बी dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नहीं तो पैन ने पेबल्स पे कितना फोर्स लगाया, तो पेबल्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख देते हैं, तो पता चल गया पैन ने पेबल्स पे कितना फोर्स लगाया, उतना ही पेबल, उतना ही फोर्स
पेबल्स ने पैन के ऊपर भी लगाया होगा एक्शन रिएक्शन पेयर से। तो हम पेबल्स पे लगने वाला पैन ने कितना फोर्स लगाया वो पता कर रहे हैं, मतलब डीपी बाई dt पता करना चाहते हैं। पेबल्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पता करना चाहते हैं। कैसे पता करें? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है पर सेकेंड मोमेंटम में कितना चेंज आया, पर सेकेंड पेबल्स के मोमेंटम में कितना चेंज आया, ये पता करना चाह रहे हैं। अब देखो इसके लिए कहानी देखो क्या है। एक पेबल जब आता है v स्पीड से आता है और टकरा के रुक जाता है तो उसके मोमेंटम में चेंज कितना होता है, m इंटू वी। एक पेबल के मोमेंटम में इतना चेंज होता है जब वो टकराता है। पर सेकेंड कितने पेबल्स टकरा रहे हैं, पर सेकेंड n पेबल्स टकरा रहे हैं। तो पर सेकेंड कितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है, एक पेबल टकराता तो इतना मोमेंटम में चेंज होता। अगर n पेबल्स टकरा रहे हैं एक सेकेंड में तो एक सेकेंड में मोमेंटम में चेंज कितना होगा, इतना इंटू n। यही है एक सेकेंड में मोमेंटम में चेंज, मतलब चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, है कि नहीं? पर सेकेंड मोमेंटम में चेंज कैसे लिखे देखो। पहले लिखे कि एक पेबल टकराता तो कितना मोमेंटम में चेंज होता, mv। तो कितने पेबल्स टकरा रहे हैं एक सेकेंड में, n पेबल्स। तो कितना मोमेंटम में चेंज हुआ एक सेकेंड में, इतना। पर सेकेंड मोमेंटम में चेंज इतना है, वही तो dp बाई dt होता है, मतलब पर सेकेंड मोमेंटम में चेंज। तो फोर्स जो लग रहा होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला फोर्स इतना होगा mvn। ये भी इसमें ऐड करना होगा तो फाइनल आंसर विल बी इतना प्लस mvn, है ना? तो ये रीडिंग होगा। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे किया जाता है, इसको समझ लीजिए, ठीक है? अच्छा, और एक चीज एक और बताते हैं, देखो। एक होता है कि वाटर पाइप हो, होज हो, है ना? वाटर होज बोलते हैं ना, जो पाइप होती है जिसमें से पानी निकलता है। तो वो पानी जब जाके कहीं हिट करे, मान लो हम यहाँ ये वो पाइप लेके ऐसे खड़े हो जाए और दीवार पे जाके पानी हिट कर रहा है, तो पानी जाके हिट करेगा तो दीवार पे कितना फोर्स लगाएगा, है ना? या इसी को उल्टा भी होता है कि जब पानी बाहर निकल रहा होगा, पाइप में से पानी को बाहर फेंका गया, मतलब पाइप में से पानी को बाहर की तरफ फोर्स लगाया गया तो पानी भी पाइप पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। और ये चीज तो आपने शायद जरूर महसूस भी की होगी, कभी न कभी देखा होगा, अगर बहुत फोर्स से पाइप में से पानी आगे जाए तो पाइप पीछे भागती है कि नहीं? वही बात है, एक्शन रिएक्शन। रॉकेट वाला कॉन्सेप्ट, रॉकेट में से धुआं आगे पीछे फेंका जाता है तो रॉकेट पे आगे फोर्स लग जाता है, नहीं? वैसा ही कुछ, पानी फेंक रहा है तो पीछे की तरफ फोर्स लग जाता है। वो फोर्स कितना होता है, एक ही, दोनों का आंसर सेम ही होता है। दोनों में से कोई भी एक बात कर लेते हैं हम लोग, या वो बताएं या ये बताएं कि पानी जब मारते हैं तो वही पानी दीवार पे जाके हिट करता है तो दीवार पे कितना फोर्स लगाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही लिखना है दोनों में। तो चलिए हम थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक वाटर होज है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसमें जो वाटर फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी है रो, और यहां से v स्पीड से वाटर बाहर निकल रहा है ना? और इसके आगे ही यहाँ पर सामने ही दीवार एक रख देते हैं। थोड़ा डायग्राम बनाने के लिए इधर बना देते हैं, देखो, है ना? तो ये जाके दीवार में हिट कर रहा है। क्वेश्चन में लिख दीजिए, इफ वाटर डज नॉट रीबाउंड आफ्टर हिटिंग द बॉल। अच्छा, यहां पर भी, इसमें भी हम लोग बोले थे कि टकराने के बाद रीबाउंड नहीं कर रहे हैं पार्टिकल्स, और इसमें भी कह रहे हैं पानी टकराने के बाद वापस नहीं आ रहा है, वहीं पे रुक जा रहा है। मतलब जाएगा, दीवार से टकराएगा, रेस्ट पे आएगा, फिर वहां से नीचे गिर जाएगा, फिर अगला जो वहां से वो टकराएगा, रेस्ट पे आके, मतलब ये नहीं कि टकरा के इधर जंप करे, टकरा के रेस्ट पे आके फिर वहां से गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इस क्वेश्चन में भी बोले थे कि हर जो बॉल है वो टकराने के बाद रेस्ट पे आ रही है, इसमें भी बोल रहे हैं वाटर जो है टकराने के बाद रेस्ट पे आ रहा है। देखो, रेस्ट पे आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, हम कह रहे हैं कि रिबाउंड भी कर रहा हो तो भी तो कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा, लेकिन ये बताना जरूरी है कि या तो ये बोलते कि हाँ टकराने के बाद रेस्ट पे आ रहा है, या ये बताते कि नहीं रिबाउंड कर रहा है और कितने स्पीड से रिबाउंड कर रहा है, वो बताते। ये बताना जरूरी है कि टकराने के बाद उसका क्या हुआ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे इसी में सोचो, v स्पीड से आए थे बॉल्स,
अगर कोई कह दे कि नहीं टकराने के बाद वापस जंप किए हैं और ये ना बताए कितने स्पीड से जंप किए, बस ये बोले कि हाँ टकरा के वापस जंप किए, टकराने के बाद का वेलोसिटी नहीं बताए। जैसे इसमें तो बता दिए थे टकराने के बाद का वेलोसिटी है 0, है ना। 0 नहीं भी हो तो कुछ जितना है उतना बताना पड़ेगा, नहीं बताए तो देखो गड़बड़ क्या होगी। मोमेंटम में चेंज लिखेंगे कैसे? जो बॉल थी वो आई थी v से, लौटी कितने से, अगर ये नहीं बताएंगे तो ये मोमेंटम में चेंज जो mv लिख दिए हम, ये कैसे लिखेंगे? लौटने का वेलोसिटी पता हो अगर v1 कुछ नहीं तो तब ना बताएंगे कि हाँ इसके मोमेंटम, एक बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो यहाँ उल्टा है तो mv1 प्लस mv यहाँ पे लिखते हैं हम। ये v1 का कुछ तो वैल्यू बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताएंगे तो फिर नहीं चलेगा काम। इसलिए, और वो भी सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहे हैं v1 इज 0, मतलब टकराने के बाद रेस्ट पे आ गया, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए बस। वैसे यहाँ पर भी पानी टकराने के बाद क्या हुआ, कितने स्पीड से लौटा, ये बताना पड़ेगा। तो हम बता रहे हैं टकराने के बाद 0 स्पीड से लौटा, टकरा के रुका और वहीं से गिर गया, है ना। चलिए, तो आपने लिखा कि वाटर कम्स टू रेस्ट आफ्टर हिटिंग द बॉल, ये हो गया। देन फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय वाटर ऑन द बॉल, वाटर ने बॉल पर कितना फोर्स लगाया। तो देखो कैसे कर रहे हैं। होता ये है, अच्छा ये प्रोजेक्टाइल मत सोचने लगा भाई, तुम लोग सोचने वाले बच्चे बहुत कुछ सोच लेते हैं, कहते हैं सर ये प्रोजेक्टाइल आके ऐसे गिरेगा, फैलेगा और क्या क्या, कुछ नहीं, इतना ही एरिया सीधा जाके हिट करा, ये दीवार इसके पास में ही है, ठीक है ना, दीवार इसके पास में, इतना ही एरिया, एक सीधी सी धार आ रही है इसकी और हिट कर रही है, बस ऐसे। दीवार थोड़ा और पास ही बना देते हैं, नहीं तो इमेजिन करना ना मुश्किल। चलो यहाँ पर है दीवार, ठीक है, सीधा आके ऐसे हिट कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि पर सेकेंड कितना मास इस पे आके हिट किया। हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वाटर लिखना है, वाटर के मोमेंटम में जो चेंज हुआ उसका रेट ऑफ चेंज, है ना। तो पर सेकेंड मोमेंटम में कितना चेंज हुआ ये पता करना है। तो पर सेकेंड कितना मास आके हिट किया पहले वो पता किया जाए। तो v स्पीड से आ रहा है, क्वेश्चन में दिया v, तो ये लेंथ, हम कितना लेंथ इस पे पहुंच चुका, दीवार पे आके हिट कर देगा, ये लेंथ होगा dt टाइम में, ये लेंथ होगा v dt। नहीं, कोई कहे कि v स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है, तो dt टाइम में कितना लेंथ इस पे आके वाटर, कितना लेंथ ऑफ वाटर आके दीवार पे हिट कर चुका होगा, ये जो लेंथ ऑफ वाटर होगा ना ये v dt होगा। नहीं, dt टाइम में v इंटू dt, इतना लेंथ। तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आके हिट किया, ये लेंथ है इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिलेंड्रिकल है ना ये, तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर dt टाइम में आके हिट किया, तो a इंटू v dt, इतना वॉल्यूम हिट किया। तो कितना मास ऑफ वाटर आके हिट कर दिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इतना मास ऑफ वाटर आके हिट किया दीवार को, कितने स्पीड से, v स्पीड से, और टकराने के बाद क्या हुआ, रेस्ट पे आया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, ये मास इंटू वेलोसिटी, ये चेंज इन मोमेंटम हुआ कितने देर में, dt टाइम में, dt टाइम में ना v dt लेंथ आया था वाटर का, तो dt टाइम में इतना मोमेंटम में चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम इतना हुआ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, तो dt को नीचे ले जा रहे हैं, तो dp बाई dt हो गया लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू a रो v स्क्वायर, है ना, और dp बाई dt ही फोर्स, इतना फोर्स लग रहा होगा दीवार वाटर पे और वाटर दीवार पे, इतना फोर्स लगा रहा होगा, a रो v स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन होता है। ये अपने अपने तरह के क्वेश्चंस हैं, इनका यही तरीका है, इसको एक बार समझना बहुत जरूरी था, इसलिए बता रहे हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। चलिए सर, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखा जाएगा।